नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि हमारा संविधान कुछ वर्गों के लिए जो विशेष उपबंध करता है वो किस प्रकार से करता है। कुछ विशेष वर्ग का मतलब जैसे कि एससी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, आंग्ल भारतीय, महिला, इस तरह जो वर्ग हैं कुछ उनके लिए विशेष प्रावधान किया गया है। तो भारत के संविधान में मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति और आंग्ल भारतीयों के लिए जो शुरुआत में प्रावधान किया गया था, खासकर लोकसभा में आरक्षण के लिए, विधानसभा में आरक्षण के लिए, है ना, वो किस प्रकार से रहा, इसको आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो आपको वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना है, ना ही बढ़ा के देखना है, खूब ध्यान से सुनना है। आप पूरी बात अच्छे से समझ जाएंगे। अगर आप तैयारी करते हैं तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप तैयारी नहीं भी करते फिर भी आप संविधान जानने की इच्छा रखते हैं तो आज आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। कुछ वर्ग के लिए जो विशेष उपबंध किए गए हैं, उपबंध का मतलब कुछ विशेष किए गए हैं ताकि इन वर्गों का उत्थान हो सके। तो इस काम के लिए आखिर संविधान ने किस प्रकार शुरुआत में बातें लिखी गई थी उसमें। तो कुछ वर्ग के लिए विशेष उपबंध, देखिए सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो हमारा संविधान है उसमें टोटल जो भाग हैं वो हैं 22। हमारे संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। अब इन 22 भागों में 22 भाग हैं और अनुच्छेद कितने हैं? आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद, तो वो हैं 395 संख्या की दृष्टि से। वैसे अगर एक एक गिनती करेंगे तो ये 450-500 के आसपास हो चुके हैं, लेकिन टोटल 395 अनुच्छेद हैं और 22 भाग हैं। इन 395 अनुच्छेद और 22 भागों में पूरे संविधान में सारी बातें लिखी गई हैं जो आज हमारे यहाँ लागू होती हैं। इस 22 भाग में एक भाग है 16, भाग 16। भाग 16 में कुछ वर्ग के लिए विशेष उपबंध की बात की गई है। जैसे भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है। ऐसे ही भाग 16 में कुछ वर्ग के लिए विशेष उपबंध जो किए हैं उनके बारे में बताया गया है। और इन 16 मतलब भाग में जो अनुच्छेद हैं वो हैं 330 से लेकर के 342 तक, यानी 13 अनुच्छेदों में वर्णन किया गया है इन वर्गों का। अब इस वर्ग में कौन कौन आता है? तो इस वर्ग में आता है एससी, एसटी और आंग्ल भारतीय। आंग्ल भारतीय ये क्या होता है अभी हम लोग आगे समझेंगे। संक्षिप्त में जान लीजिए कि आंग्ल भारतीय का मतलब होता है कि वो विदेशी हो लेकिन अब वो भारतीय हो चुका हो। जब हमारे यहाँ अंग्रेज़ों का शासन था तो बाहर से यानी यूरोप में, खासकर इंग्लैंड से यहाँ पे बहुत सारे लोग काम करने के लिए आए थे। काम भी करने के लिए आए थे, शासन भी करने के लिए आए थे। तो कुछ लोग जो काम करने के लिए आए थे वो यहाँ की महिलाओं से शादी करके यहीं पे बस गए। तो इसका मतलब कि जो विदेशी यानी इंग्लैंड के जो पुरुष थे, इंग्लैंड के पुरुष और भारत की महिला, इन दोनों ने जब आपस में पति पत्नी का संबंध बना लिया तो जो संतान पैदा हुई उन संतानों को आज की भाषा में हम लोग बोलते हैं आंग्ल भारतीय। कह सकते हैं कि आधा अंग्रेजी आधा भारतीय। तो इनके लिए भी व्यवस्था की गई थी क्योंकि उस समय जब भारत आज़ाद हुआ था तो लगभग 3 लाख के आसपास इनकी संख्या थी जो कहीं जाने वाले नहीं थे, यहीं रहते, यहीं उनकी प्रॉपर्टी थी। तो इनके लिए भी फ्रैंक एंथोनी के कहने पर जवाहरलाल नेहरू ने ये प्रावधान किया। लगभग 10 वर्ष के लिए इनके लिए आरक्षण की बात की गई। आगे हम लोग देखेंगे। एससी का मतलब होता है शेड्यूल कास्ट। हम लोग हिंदी में इनको क्या बोलते हैं? अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति। अब इन्हीं जातियों को दलित, हरिजन, ये हम लोग अलग अलग उपनाम से जानते हैं। एसटी अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति। अब जनजाति से लग ही रहा है कि जंगलों में रहने वाली जातियाँ, तो आप सही समझ रहे हैं। जो जंगलों में जातियाँ रहती थी आज भी रहती है, लेकिन उनमें से बहुत सारी जातियाँ जो हैं वो शहर के लोगों के संपर्क में आने से आज सरकारी नौकरियों में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। एकदम वो आप जान ही नहीं पाएंगे कि वो अनुसूचित जनजाति हैं। तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आंग्ल भारतीय, इन तीनों के लिए विशेष व्यवस्था की गई। तो अब हम देखते हैं कि बारी बारी से किस किस अनुच्छेद में कैसी व्यवस्था की गई थी। तो
सबसे पहले हम चर्चा करते हैं एससी और एसटी के लिए। अब मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आप समझ पा रहे होंगे एससी एसटी का मतलब क्या होता है। एससी मतलब शेड्यूल कास्ट, एसटी का मतलब शेड्यूल ट्राइब। तो सबसे पहले देखिए एसटी के बारे में, पहले इनके बारे में कुछ तथ्य जान लीजिए। वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार, चूँकि जनगणना 2021 में होनी थी, हर 10 वर्ष के बाद होती है, लेकिन कोरोना के कारण और कई कारणों से अभी जनगणना नहीं हो पाई है, लेट हो रही है, तो हम जनगणना मानते हैं 2011 को ही आधार। तो 2011 के आधार पे पूरे भारत में 16.6% एससी, सॉरी हमने एसटी लिख दिया है, एससी की आबादी है। शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति की आबादी 16.6% है पूरे भारत में। अगर संख्या की दृष्टि से देखेंगे तो लगभग 20 करोड़ के आसपास। ये डाटा अब बढ़ चुका है, हो सकता है परसेंटेज में ना बढ़ा हो, लेकिन संख्या में तो बढ़ ही गया है, क्योंकि जनसंख्या 2011 में 121 करोड़ थी, अब तो 150 करोड़ के आसपास होने वाली है या हो गई होगी, तो ये संख्या बढ़ गई होगी। 2011 के अनुसार 20 करोड़ 16.6% इनकी संख्या है। इसी परसेंट के अनुसार इनको हमारे यहाँ भारत सरकार ने आरक्षण भी दिया है। हालांकि ये आरक्षण संविधान में नहीं लिखा है कि इतना परसेंट दीजिए, संविधान में जो लिखा है हम आपको आगे बताते हैं, लेकिन संविधान ने ये छूट दिया है राज्यों को, केंद्र को, कि आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ संख्या ज़्यादा है तो आरक्षण बढ़ा सकते हैं, कम है तो कम कर सकते हैं, आप उनकी स्थिति को देखकर निर्णय लेंगे। तो इतनी जनसंख्या इस समय है 16.6%। अगर जातियों की बात करेंगे तो कितनी जातियां हैं अनुसूचित जाति में, तो इस समय लगभग 1261 जाति हैं। मैं अनुसूचित जाति की बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, अनुसूचित जाति 1261 जातियां हैं। और जातियों को भी अनुसूचित जाति में शामिल किया जाता है, वो आगे हम आपको अभी बताएंगे। अब थोड़ा सा देख लीजिए एसटी के बारे में तथ्य, फैक्ट। 2011 की ही जनगणना की हम बात करेंगे तो इनकी संख्या इस समय पूरे भारत में 8.6% है, यानी उनकी लगभग आधी, 8.6%। अब संख्या की दृष्टि से आधा ही कर दीजिए, लगभग 10 करोड़। हर राज्यों में अलग अलग इनकी संख्या है, और जातियां कितनी हैं ये डाटा हमारे पास नहीं था, इसलिए मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आप समझ लीजिए कि अच्छा इसमें क्या है, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे एससी का निर्धारण होता है, कैसे एसटी का निर्धारण होता है, कौन निर्धारित करता है कि कौन व्यक्ति अब एसटी होगा, एससी होगा, ये सब कुछ। तो अब इन तीनों, अच्छा आंग्ल भारतीयों की भी बात कर लेते हैं। जनगणना 11 के ही अनुसार कितने आंग्ल भारतीय हैं लगभग। जब भारत आज़ाद हुआ था तब तो लगभग इनकी संख्या 3 लाख थी, इस समय इनकी संख्या 1 लाख के आसपास बताई जाती है। कुछ लोग मतलब कुछ स्रोतों से पता चलता है कि जनसंख्या इनकी 1.5 लाख के आसपास है, कुछ स्रोत बताते हैं कि बहुत कम है। अभी भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य ने कहा था कि इनकी संख्या लगभग 300 के आसपास है, तो कुछ निश्चित नहीं है। फिलहाल हम ये मान के चलते हैं कि इतना बड़ा देश है तो शायद इनकी जनसंख्या 1 लाख के आसपास इस समय होगी, लेकिन आज़ादी के बाद से संख्या इनकी घटी है। अब समझिए ध्यान से, मैं सबसे पहले संविधान में आरक्षण की बात करता हूँ, एससी प्लस एसटी की, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए किस प्रकार का प्रावधान किया गया है। भाग 16 में तो है ही, अनुच्छेद 330 से 342 तक है, लेकिन स्पेशल मैं यहाँ इधर लिखूँगा अनुच्छेद, आप याद भी कर पाएंगे अच्छे से, और आगे क्या वर्णन है। तो अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 338 ए और अनुच्छेद 341 का 1, इस तरह से इतने अनुच्छेदों के बारे में आप समझ पाएंगे। एक अनुच्छेद और लिख देते हैं 334, 32 के बाद 33 के बाद आना चाहिए था। अब इसमें बीच में छूट रहा है 331, 333, वो आगे आपको बताएंगे। 330 में लिखा गया है कि लोकसभा में, भारत की संसद के 3 अंग है ना, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति,
तीनों से मिल करके संसद बनती है। तो लोकसभा में जिनका चुनाव होता है, आप जानते हैं 543 सदस्यों का चुनाव होता है, अभी हाल में ही चुनाव हुआ। तो इन 543 या 545, संविधान में तो 552 की चर्चा की गई है कि 552 तक हो सकते हैं, लेकिन 343 का चुनाव होता है। तो इनमें हो सकता है कि हमारे संविधान निर्माताओं को ये अंदेशा रहा हो कि जब लोकसभा का चुनाव होगा तो हो सकता है कि इस बिरादरी के लोग न जीत कर जा सकें, क्योंकि इनकी स्थिति बड़ी ख़राब है, बहुत गरीब हैं, पिछड़े हैं, पढ़े लिखे भी नहीं हैं, आर्थिक रूप से बड़े समस्या ग्रसित हैं, तो कैसे वहाँ जाएंगे। तो इसलिए इनकी व्यवस्था की गई। शुरुआत में ही जब संविधान बना उसी समय लिख दिया गया अनुच्छेद 330 में ही कि लोकसभा में इनको आरक्षण दिया जाएगा। ठीक, तो लोकसभा में सीटें आरक्षित हैं, लोकसभा में आरक्षण ऐसे लिखते हैं। लोकसभा में आरक्षण का मतलब सीटें आरक्षित हैं। अब वर्तमान में अगर हम बात करें तो 84 सीटें आरक्षित हैं 543 में, यानी कि लोकसभा में कम से कम 84 अनुसूचित जाति के लोग होंगे ही होंगे। इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि कोई सामान्य सीट में भी जीत सकता है, तो जो सामान्य सीट में जीतेगा वो 84 के ऊपर होगा, अन्यथा नहीं जीत सका तो कम से कम अपनी सीट में तो चुनाव लड़ेगा ही और वहाँ से तो कोई ना कोई जीतेगा ही। तो इस तरह से 84 सीटें निश्चित हैं लोकसभा में। इसी तरह से एसटी की अगर बात करें, अच्छा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एससी के लिए वर्तमान में 84 सीटें हैं लोकसभा में और एसटी के लिए 47 सीटें हैं कम से कम। क्लियर हो गई बात। अब ये चीज़ जब संविधान में लिखा गया था तो उसमें एक बात और लिख दी गई थी अनुच्छेद 34 में, सबको मिलाकर के एक साथ 34 में लिखा गया था कि ये जो भी सीटें आरक्षित की गई हैं ये 10 वर्ष के लिए की गई हैं। 10 वर्ष के बाद इसकी फिर से समीक्षा होगी और चाहें तो इसको आगे बढ़ा सकते हैं, यानी आगे भी आरक्षित कर सकते हैं, अगर ज़रूरत नहीं है तो यहीं से समाप्त भी कर सकते हैं। यानी कि निरीक्षण की बात की गई थी 10 वर्ष, यानी 1960 के लिए। यही बात 332 में भी बताई गई। 332 में जो सीटों का आरक्षण है वो विधानसभाओं के लिए है। हर राज्यों में आप जानते हैं विधानमंडल है, तो कुछ राज्यों का विधानमंडल एक सदनी है, कुछ राज्यों का 2 सदनी है, यानी कि विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। तो विधान परिषद में सीटों का आरक्षण बिल्कुल नहीं है। इसी तरह से संसद में भी, राज्यसभा में सीटों का आरक्षण बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन विधानसभाओं में है। विधानसभा में सीटों का आरक्षण है। अब चूंकि हर राज्य की विधानसभा की संख्या अलग अलग है तो वहाँ अलग अलग है। अब मैं अगर स्पेशल यूपी की बात कर लूँ, यहाँ पे उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में एससी की 84 सीटें आरक्षित हैं विधानसभा में और एसटी की 2 सीटें आरक्षित हैं। हर राज्यों में अलग अलग हैं। तो 330 लोकसभा में आरक्षण, 332 विधानसभा में आरक्षण। 338 में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति अनुसूचित जाति के लिए एक आयोग बनाएगा। उस आयोग का एक अध्यक्ष होगा जो इनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर प्रकार की स्थिति का अध्ययन करके वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेगा और उसके आधार पर राष्ट्रपति इनके लिए कार्य योजना बनाएगा पूरे भारत के लिए, एससी के लिए। तो 338 में एससी वर्ग के लिए एक आयोग की बात की गई है। एक आयोग बनेगा, ये 5 सदस्यीय आयोग है। ठीक, 338 ए में एसटी के लिए आयोग बनाया गया है। सेम प्रोसेस है दोनों का, 338 के लिए एससी, 338 ए के लिए एसटी के लिए आयोग। शुरुआत में दोनों के लिए एक ही आयोग था, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग इस नाम से। बाद में इसमें बदलाव किया गया, अनुसूचित जाति के लिए अलग आयोग और अनुसूचित जनजाति के लिए अलग आयोग बनाया गया। 341 में बताया गया है कि किस प्रकार से अनुसूचित जातियों को शामिल किया जाएगा, मतलब किस प्रकार से किसी अन्य जातियों को अनुसूचित जातियों में शामिल किया जाएगा। तो एससी में शामिल करने की प्रक्रिया, शामिल की प्रक्रिया ये बताई गई है 341 में, वो प्रक्रिया आगे हम बताएंगे। और 34 में बताया गया है कि ये जो व्यवस्था हो रही है वो 10 वर्षों के लिए है, 10 वर्ष के बाद फिर से इस पर पुनर्विचार होगा। अब मैं यहीं पे अगले पेज में यहीं पे लिख देता हूँ जो मेरा अनुच्छेद बच रहा था। क्या बच रहा था? 331 और 333, ये दोनों अनुच्छेद मेरे बच रहे थे बीच के, 330 के बाद 332 के बाद।
331 में आंग्ल भारतीयों के लिए आरक्षण है। किसके लिए? आंग्ल भारतीय। तो दोनों को लिख लेते हैं, इंग्लिश इंडियन, ठीक, आंग्ल भारतीय। 331 में आंग्ल भारतीयों के लिए लोकसभा में सीटें आरक्षित हैं और 333 में विधानसभा में सीटें आरक्षित थी, अब नहीं है, आगे आपको बताएंगे। शुरुआत में जब इनको आरक्षण दिया गया ठीक उसी समय इनको भी आरक्षण दिया गया और संविधान में लिख दिया गया अनुच्छेद 331 में कि अगर लोकसभा में कोई भी आंग्ल भारतीय नहीं पहुंचता जीत कर, मतलब चुनाव लड़ा बेचारा जीता ही नहीं, और 543 में एक भी सदस्य अगर नहीं है आंग्ल भारतीय, तो राष्ट्रपति को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो कम से कम 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करे, यानी अपनी मर्जी से किसी भी 2 लोगों को सांसद बना दे लोकसभा में, क्योंकि उनका प्रतिनिधित्व तो नहीं है। हाँ, अगर जीत कर वहाँ पहुँचे हैं तो मनोनीत करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से विधानसभा में 333 में लिखा गया कि जिन राज्यों की विधानसभाओं में एक भी आंग्ल भारतीय अगर नहीं पहुँचा है तो कम से कम एक सदस्य को विधानसभा में मनोनीत करना पड़ेगा राज्यपाल को। तो राज्य में राज्यपाल मनोनीत करेगा और केंद्र में राष्ट्रपति मनोनीत करेगा, और ये 10 वर्ष तक ऐसा होगा, उसके बाद पुनर्विचार होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखिए आगे क्या होता है। 10 वर्ष के बाद जब फिर से पुनर्विचार हुआ तो देखा गया कि इनकी स्थितियों में सुधार नहीं हुआ है और ये व्यवस्था ज़रूरी है, ये व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। तो हर 10 वर्ष में ये आगे बढ़ता रहा और वर्तमान में ऐसे आपको बताऊं कि 95 संविधान में एक 95वां संशोधन हुआ था। उस 95वें संशोधन में ये बात लिखी गई थी कि 70 वर्ष तक, समझिएगा, आज़ादी के 70 वर्ष तक, आज़ादी के 70 वर्ष तक आरक्षण की व्यवस्था रहेगी। मैं किस आरक्षण की बात कर रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं। मैं ये नौकरियों वाले आरक्षण की बात नहीं कर रहा हूँ कि कितना नौकरियों में ये इसका अलग मैं आपको आगे बताऊँगा। ये तो राज्य ने किया है, राज्य अपने यहाँ अलग ढंग से करती है, केंद्र अपने यहाँ अलग ढंग से करती है, उसके लिए अलग से आरक्षण नीतियाँ लागू है ना, वो अलग चर्चा। मैं संविधान की बात कर रहा हूँ, लोकसभा विधानसभाओं के लिए। तो आज़ादी के 70 वर्ष तक ये व्यवस्था बनी रहेगी। कौन व्यवस्था? लोकसभा में एससी के लिए, एसटी के लिए और आंग्ल भारतीयों के लिए, विधानसभा में एससी, एसटी और आंग्ल भारतीयों के लिए। अब 70 जोड़ दीजिए 50 में, 1950 में अगर आप 70 वर्ष जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा? 2020 आएगा। इसका मतलब 2020 के लिए ये व्यवस्था की गई थी। अब आप जान ही रहे हैं 2020 तो हो गया, 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ है ना। तो इसका मतलब कि अब क्या हुआ होगा? तो इसके पहले ही संविधान में 104वां संशोधन हुआ। ये 104वां 195 ये क्या है? दरअसल जब हमारा संविधान बना है, जब से उसके बाद से हमारा संविधान नरम भी है, मतलब नरम भी है और गरम भी है। कुछ मामलों में बड़ा मुलायम है, कोमल है, उसे आसानी से उसमें बदलाव किया जा सकता है, अब कुछ मामलों में कठोर भी है। तो संविधान में संशोधन यानी कि जो बातें देश काल परिस्थिति के हिसाब से ठीक नहीं है उनमें बदलाव हुआ है, और जो ठीक चल रही हैं उनमें बदलाव नहीं हुआ है। तो इस तरह से कुछ बदलाव होते रहे। पहला संशोधन हुआ, उसमें कुछ बदलाव हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ऐसे ही गिनती के क्रम में जब 104वां संविधान संशोधन हुआ, कब हुआ? 2019 में 104वां संशोधन। 104वां संशोधन जब 2019 में हुआ तो उसमें क्या किया गया? इसमें कहा गया कि आज़ादी के बाद से 80 वर्ष तक ये व्यवस्था रहेगी। 80 वर्ष तक व्यवस्था बनी रहेगी, व्यवस्था रहेगी। अब 80 वर्ष का मतलब होता है कि 2030, भाई 50 से जोड़िए, 50, 80, 8, 5, 13, 2030 तक, यानी अब ये 2030 तक व्यवस्था बनी रहेगी। लेकिन अब यहीं पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप बात समझिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत कम लोगों को जानकारी है।
3 प्रकार के वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। विशेष उपबंध था SC, ST और आंग्ल भारतीय, है ना। 10-10 वर्ष के लिए बढ़ा करके 2020 किया गया था 70 वर्ष तक, फिर 104वें संशोधन में ये 2030 किया गया। लेकिन 2030 इनके लिए किया गया, इनके लिए नहीं। यानी 2019 में जब संविधान में संशोधन किया गया तो उसमें स्पष्ट लिख दिया गया कि अब आगे 10 वर्ष तक यानी कि 2030 तक लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों को जिस प्रकार से आरक्षण मिल रहा था सीटों का, वो वैसे ही मिलता रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन आंग्ल भारतीयों का आरक्षण आज से समाप्त होता है लोकसभा और विधानसभा में सीटों के लिए। यानी लोकसभा में जो मनोनीत होते थे 2 सदस्य अब नहीं होंगे, विधानसभा में जो मनोनीत होते थे 1 सदस्य अब नहीं होंगे। इसीलिए 2024 के लोकसभा के चुनाव में कोई भी आंग्ल भारतीय को मनोनीत नहीं किया गया, न ही विधानसभा में। इतनी बात क्लियर हो गई आपको। कुछ वर्गों के लिए जो विशेष उपबंध की बात की गई थी, ठीक है। अब आते हैं अपने एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो छोटा सा है, समझ पाएंगे आप। अनुच्छेद 341 जो कहता है कि कैसे कोई शामिल होगा, शामिल करने की प्रक्रिया। किसको शामिल करने की प्रक्रिया? SC और ST को कैसे शामिल होंगे। शामिल होने का मतलब कि आपने खूब सुना होगा, न्यूज़ चैनलों में देखा होगा, टीवी में खूब बहस होता है ना कि कुछ राज्य में कुछ जाति के लोग डिमांड कर रहे हैं कि मुझे अनुसूचित जाति में शामिल कर दो। कोई जाति ऐसी है जो किसी राज्य में अनुसूचित जाति है लेकिन वही दूसरे राज्य में पिछड़े वर्ग में आती है, ऐसा भी होता है। यानी हर राज्यों में कुछ अलग अलग जातियां हैं, केंद्र की अलग है एक तरह से। तो ये इसका निर्धारण कौन होता है, कब उनको शामिल किया जाता है? तो इसके लिए व्यवस्था की गई थी शुरुआत में ही 1950 में ही, जिसका नाम था संविधान आदेश। संविधान आदेश 1950। बीच में मैंने लिख दिया है ST। और संविधान आदेश सेम टू सेम, चलो मैं लिख देता हूँ SC। 2 हो गए ना। संविधान आदेश, रुकिए इसको यहाँ पे काटते हैं। संविधान आदेश 1950 नंबर 1 SC के लिए और नंबर 2 ST के लिए, दोनों अलग अलग बातें अब समझ में आएगी। संविधान SC यानी अनुसूचित जाति आदेश 1950, संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950, दोनों अलग अलग, दोनों वर्ग के लिए अलग अलग बात की गई थी। इसमें साफ साफ लिखा गया है SC के लिए कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म के ही लोग, सिर्फ हिंदू धर्म के ही लोग SC में शामिल हो सकते हैं। इनके अलावा किसी दूसरे धर्म के लोग अनुसूचित जाति में शामिल नहीं होंगे। साफ साफ 1950 में लिखा गया था। यानी अगर कोई मुस्लिम ये डिमांड करे, मुस्लिम धर्म का कोई व्यक्ति, कि मुझे अनुसूचित जाति में शामिल कर दो, तो संभव नहीं है, क्योंकि संविधान में उनके लिए प्रावधान नहीं है। तो स्पष्ट लिखा गया कि राष्ट्रपति को अगर लगता है कि इस जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करना चाहिए, तो उस राज्य के राज्यपाल से विचार करके उस जाति के लोगों को अनुसूचित जाति में वो शामिल कर सकता है। लेकिन उसका धर्म हिंदू होना चाहिए। हिंदू के अलावा किसी दूसरे धर्म के लोगों को अनुसूचित जाति में शामिल नहीं किया जाएगा, स्पष्ट लिखा गया था। लेकिन बाद में ही कुछ संशोधन कर दिया गया, और संशोधन करके 1956 में सिखों को भी इसमें जोड़ दिया गया। सिख यानी अब सिख भी, मतलब सिख धर्म का भी व्यक्ति अनुसूचित जाति में शामिल हो सकता है। और बाद में 1990 के दशक में बौद्ध को भी इसमें शामिल कर दिया गया। यानी वर्तमान व्यवस्था क्या है, अगर किसी भी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करना है तो उसको सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति शामिल करेगा, राष्ट्रपति के ही आदेश से वो शामिल होगा उस जाति को। लेकिन सिर्फ 3 ही, हिंदू, सिख, बौद्ध। दरअसल हिंदू, सिख, बौद्ध इन तीनों को हिंदू धर्म का एक ग्रुप माना जाता है।
हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन भी इसमें आते हैं हिंदू ग्रुप में, लेकिन जैनियों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो सिर्फ हिंदू, सिख और बौद्ध वर्तमान में अनुसूचित जाति में शामिल हो सकते हैं। क्लियर हो गई बात? अब देखिए एसटी के लिए, एसटी के लिए साफ साफ लिखा गया है उस आदेश में कि किसी भी धर्म के लोग शामिल हो सकते हैं, किसी भी धर्म, इसमें धर्म की बाउंडेशन नहीं है। यानी मुस्लिम धर्म के भी लोग एसटी में शामिल हो सकते हैं, हिंदू भी, क्रिश्चियन भी, सिख, ईसाई, सारे लोग शामिल हो सकते हैं। अब सारे लोग शामिल का मतलब राष्ट्रपति शामिल करेगा। उसके लिए जैसे मान लीजिए कोई यक्ष नाम की जाति है, ये यक्ष नाम की जात उत्तर प्रदेश में मान लीजिए रहती है, इसकी संख्या है। अब ये जाति बहुत सामाजिक रूप से पिछड़ी है, आर्थिक रूप से, राजनीतिक, हर मायने में बहुत पिछड़ी है, बहुत ज़्यादा। और इनका जो रहन सहन, वेशभूषा, भाषा है वो अनुसूचित जातियों की ही तरह है, सब कुछ उन्हीं से मिलता जुलता है, उन्हीं के साथ इनका उठना बैठना, खाना पीना, रहना सब कुछ मेल खाता है। और ये डिमांड भी कर रहे हैं कि हमें अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। तब जो है राष्ट्रपति उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके इस जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करेगा। अगर यही एक जाति मुस्लिम होगी और वो अनुसूचित जाति के लिए कहेगी तो नहीं कर सकते, अनुसूचित जनजाति में तो कर सकते। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको आज बताई कि हमारे संविधान में कुछ वर्गों के लिए जो विशेष उपबंध किया गया है वो किस प्रकार से है। अब अगले एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे कि जो आरक्षण की बात की गई है संविधान में, नौकरियों में, प्रवेश में, विश्वविद्यालयों के, किसी अन्य विद्यालयों के, उसका क्या प्रावधान है, किस प्रकार से है। और फिर उसके अगले एपिसोड में हम लोग पिछड़े वर्ग की बात करेंगे कि संविधान में पिछड़े वर्ग के लिए शुरू में क्या बात की गई थी और वर्तमान में क्या स्थिति है और इनको किस प्रकार से आरक्षण मिलता है। तो आज बस यहीं तक। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं।